Coming to important terms used in signal flow graph. पहला हम लोग देखेंगे व्हाट इज नोड। तो देखो, नोड रिप्रेजेंट द सिस्टम वेरिएबल। अब जो मेरा सिस्टम वेरिएबल है, इट मे बी एनीथिंग, दैट इज सिस्टम वेरिएबल मे बी एन इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल और इंटरनल वेरिएबल। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, हम लोग के पास एक सर्किट दिया गया है। अब देखो, ये जो मेरा VI है, ये मेरा एक इनपुट वेरिएबल है। मेरा जो V0 है, ये मेरा एक आउटपुट वेरिएबल है। मेरा जो ये V1 है, V2 है, I1 है, I2 है, दिस आर माई इंटरनल वेरिएबल्स। तो ये सारे मेरे नोड्स हैं। ये VI मेरा एक इनपुट वेरिएबल है, ये एक नोड है। V0 मेरा एक आउटपुट वेरिएबल है, ये एक नोड है। V1, V2, I1, I2 ये मेरा एक इंटरनल वेरिएबल है एंड दिस आर ऑल्सो नोड्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सेकंड क्या कह रहा है, node value is equal to all the incoming signals at that node and outgoing signal doesn't affect node value। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे पास 5 नोड है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मेरा जो नोड A है, इसका वैल्यू कितना है, मेरा जो नोड A है इसका वैल्यू कितना है, तो देखो इसका वैल्यू हो जाएगा, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपके पास कोई नोड है तो उसका वैल्यू डिपेंड करता है अपॉन ऑल द इनकमिंग सिग्नल्स टू दैट नोड। ठीक है, तो नोड A का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू BX1 CX2 प्लस DX3। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो नोड, देखो नोड B से ये जो सिग्नल जा रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन इनपुट सिग्नल टू नोड A। नोड C एंड D से जो मेरा सिग्नल्स जा रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन इनपुट सिग्नल टू नोड A। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मेरे आउटपुट सिग्नल्स है वो मेरे नोड वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है। जो हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो मेरा सिग्नल है जो जा रहा है टुवर्ड्स नोड E, ये मेरे नोड A के वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिग्नल मेरा एज एन आउटपुट सिग्नल है विद रेस्पेक्ट टू नोड A। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग अपने सेकेंड टर्म में आते हैं, दैट इज ब्रांच। तो देखो, ब्रांच रिप्रेजेंट सिस्टम पैरामीटर्स और गेन। ये सिस्टम पैरामीटर्स और गेन क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इस वाले सर्किट को आप फिर से लो। तो देखो, यहाँ पे जो मेरा ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ये क्या है, ये मेरे सिस्टम पैरामीटर्स हैं जिसे हम लोग गेन भी कहते हैं। ये मेरे सिस्टम पैरामीटर्स हैं जिसे हम लोग गेन भी कहते हैं। इसलिए देखो, ये जो मेरा है ना, दिस इज ए ब्रांच। अब R2 मेरा सिस्टम पैरामीटर है, तो ये मेरा एक ब्रांच है। R3 सिस्टम पैरामीटर है, ये मेरा एक ब्रांच है। R4 सिस्टम पैरामीटर है, ये मेरा एक ब्रांच है। सो आई होप कि अब आपको नोड क्या है ये समझ में आया, ब्रांच क्या है ये समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज इनपुट नोड और सोर्स नोड। Nodes which have only outgoing branches, nodes which have only outgoing branches is called as input node और source node। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि यार ये बताओ, ये जो मेरा नोड A है ये इनपुट नोड है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि मेरा जो नोड A है ये इनपुट नोड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इनकमिंग सिग्नल भी आ रहा है। और अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इनपुट नोड वो नोड होता है जहाँ से सिर्फ आउटगोइंग सिग्नल जाता है, कोई भी इनकमिंग सिग्नल नहीं आता है।
इनपुट नोड से हमेशा आउटगोइंग सिग्नल जनरेट होता है या ओरिजिनेट होता है, इनपुट सिग्नल पे कोई सिग्नल वापस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मेरा सिग्नल है ये वापस नोड ए पे आ रहा है, इसलिए नोड ए इज नॉट ए इनपुट नोड। कमिंग टू नेक्स्ट टर्म, आउटपुट नोड और सिंक नोड। Nodes which have only incoming branches. Nodes which have only incoming branches is called as output node और sink node. चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि यार ये बताओ जो मेरा नोड D है ये आउटपुट नोड या सिंक नोड है या नहीं, तो आप बोलोगे कि मेरा नोड D आउटपुट नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेरा एक सिग्नल ओरिजिनेट भी हो रहा है, मेरे नोड D से एक सिग्नल आउटगोइंग भी है। और अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मेरा जो आउटपुट नोड हो या सिंक नोड हो, वहाँ उस नोड में सिर्फ इनकमिंग सिग्नल्स आते हैं, उस नोड से कोई आउटगोइंग सिग्नल जनरेट नहीं होता है, इसलिए मेरा जो नोड D है दिस इज नॉट एन आउटपुट नोड। Coming to next term, that is forward path. Path between input node and output node, so that no node should be repeated. Path between input node and output node, so that no node should be repeated. एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है टू फाइंड द फॉरवर्ड पाथ। तो देखो अगर हम लोग इस पाथ को ले G1, G2, G3, तो क्या ये मेरा एक फॉरवर्ड पाथ है? तो आप बोलोगे कि हाँ सर, ये मेरा देखो इनपुट नोड A से A को कनेक्ट कर रहा है विद आउटपुट नोड D और बीच में कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो मेरा पाथ है P1 दिस इज ए फॉरवर्ड पाथ। सही है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि यार ये बताओ ये जो मेरा पाथ है G1, G4, G2, G3, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ है कि नहीं? तो आप बोलोगे कि देखो ये जो मेरा पाथ है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला, यहाँ से यहाँ चला गया। इट मीन्स कि मेरा इनपुट नोड अभी भी आउटपुट नोड से कनेक्ट हो रहा है थ्रू दिस पाथ P2। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे देखो मेरा जो नोड B है ये रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, तो नोड B जो मेरा है वो रिपीट हो रहा है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि इन फॉरवर्ड पाथ ऐसे पाथ होते हैं जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से कनेक्ट तो करे लेकिन बीच में कोई नोड रिपीट ना हो, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो मेरा पाथ P2 है दिस इज नॉट ए फॉरवर्ड पाथ, दिस इज नॉट ए फॉरवर्ड पाथ। ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट टर्म दैट इज लूप। पाथ विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट सेम नोड। एक एग्जांपल से समझो, ये आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग लूप का बात करें तो देखो ये बताओ ये वाला पाथ मेरा लूप है कि नहीं, G2, G4। तो आप बोलोगे कि देखो ये वाला पाथ मेरा नोड B से ओरिजिनेट हो रहा है और वापस नोड B पे आके टर्मिनेट हो रहा है, तो ये मेरा एक लूप है, ये मेरा एक लूप है। कमिंग टू नेक्स्ट टर्म दैट इज सेल्फ लूप। लूप विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन ब्रांच एंड वन नोड। लूप विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन ब्रांच एंड वन नोड। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है। अब देखो अगर हम लोग अपने इस पाथ का बात करें दैट इज G4, तो देखो ये मेरा सेल्फ लूप है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे मेरा एक नोड आ रहा है नोड B और यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच है एक नोड है, सो दिस इज ए सेल्फ लूप। कमिंग टू नेक्स्ट टर्म दैट इज नॉन टचिंग लूप। Loops are said to be non-touching if they do not have any common node between them.
इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन नोड बिटवीन देम। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पे आपको कितने लूप्स मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे कि एक लूप हम लोगों को मिल जाएगा G5, जिसको हम लोग सेल्फ लूप भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेरा एक नोड एंड एक ब्रांच से बना हुआ है। दूसरा लूप मेरा मिल जाएगा G3 G6, G3 G6। तीसरा लूप मेरा बन जाएगा G7, ये भी मेरा एक सेल्फ लूप है क्योंकि एक ब्रांच एंड एक नोड से बना हुआ है। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि यार सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें आपके कौन से टच इन लूप्स हैं। तो देखो ये जो मेरा लूप 2 है एंड लूप 3 है, ये मेरे टच इन लूप हैं। ये मेरे टच इन लूप्स हैं। ये मेरे टच इन लूप्स क्यों हैं? क्योंकि मेरा जो नोड D है, दिस इज कॉमन फॉर बोथ दिस लूप्स। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मेरा नॉन टच इन लूप्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि L1 एंड L2 एंड L1 एंड L3, ये मेरे नॉन टच इन लूप्स हैं। ये मेरे नॉन टच इन लूप्स हैं। ये आपके नॉन टच इन लूप्स क्यों हैं? क्योंकि देखो L1 एंड L2 का बात करें तो कोई भी नोड कॉमन नहीं है। L1 एंड L3 का बात करें तो कोई भी नोड कॉमन नहीं है, इसलिए दिस आर माई नॉन टच इन लूप्स। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज मेसन-गेन फॉर्मूला। सो मेसन-गेन फॉर्मूला क्या है? मेसन-गेन फॉर्मूला is a technique which is used to find transfer function from a given signal flow graph. Meson-Gain formula is used to find transfer function from a given signal flow graph. जैसे कि मान लो आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, तो आप मेसन-गेन फॉर्मूला को लगाकर इजिली अपना ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो। इसी तरह मान लो आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और उस ब्लॉक डायग्राम का आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने ब्लॉक डायग्राम को आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लो और फिर आप मेसन-गेन फॉर्मूला को लगाकर अपना ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो। इट मीन्स कि देखो, अगर आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और उस ब्लॉक डायग्राम का आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो अब आपके पास दो टेक्निक अवेलेबल है। एक टेक्निक अभी हम लोगों ने ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक देखा, ठीक है, और अब दूसरा टेक्निक है मेरा मेसन-गेन फॉर्मूला टेक्निक। ये दोनों टेक्निक लगाकर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं ऑफ ए गिवन ब्लॉक डायग्राम। लेकिन अब देखो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर एग्ज़ाम में ब्लॉक डायग्राम दे दिया गया है और हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग कौन सा टेक्निक लगाएंगे? ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक लगाएंगे या फिर मेसन-गेन टेक्निक लगाएंगे? तो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हो, ठीक है, और आपको ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, तो आप हमेशा मेसन-गेन फॉर्मूला टेक्निक को यूज़ करना, इसे अप्लाई करना, क्योंकि मेसन-गेन फॉर्मूला टेक्निक लगाकर रिजल्ट्स निकालना बहुत इजी हो जाता है। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में क्या है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ब्लॉक डायग्राम दे दिया गया है, तो उस डायग्राम में, उस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक लगाकर ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, तो हमेशा मेसन-गेन फॉर्मूला टेक्निक को आप यूज़ करना। बट यहाँ पे देखो, एक कैच है। मेरा जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है ना, वो मेरा एक यूनिवर्सल टेक्निक है। इट मीन्स कि आपको किसी भी तरह का ब्लॉक डायग्राम दे दे, आप ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक को लगाकर अपना ट्रांसफ़र फंक्शन लगा सकते हो। लेकिन अगर हम लोग मेसन-गेन फॉर्मूला का बात करें ना, तो मेसन-गेन फॉर्मूला टेक्निक मेरा एक यूनिवर्सल टेक्निक नहीं है।
इट मीन्स कि मेसन गेन फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मीट होना चाहिए। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस मीट नहीं हो रहा है तो आप मेसन गेन फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। इसलिए एग्ज़ाम में क्या है कि अगर आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और आपको उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेरा जो मेसन गेन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मीट हो रहे हैं कि नहीं। अगर मीट हो रहे हैं तो सीधा आप मेसन गेन फार्मूला लगाओ और ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो। लेकिन मेसन गेन फार्मूला लगाने के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर वो मीट नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से ही अपना रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये मेसन गेन फार्मूला लगाने के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये क्लियर हुआ है। चलो नाउ कमिंग टू फार्मूला ऑफ मेसन गेन। तो इट इज़ इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n pk del k बाई डेल। इसको अगर हम लोग फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा p1 del 1 प्लस p2 del 2 सो ऑन pn del n बाई डेल। अब देखो यहाँ पे मेरा n क्या है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, pk रिप्रेजेंट्स गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ, and what is del? Del is equal to 1 minus sum of all loop gain plus sum of product of 2 non-touching loop gain minus sum of product of 3 non-touching loop gain and so on। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पे माइनस प्लस इस तरह से ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये जो मेरा del है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरवर्ड पाथ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरवर्ड पाथ। अभी आप बस चीज़ों को देखते चलो, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कितना इजी है ये सब कुछ। अब आता है del k इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरा जो del k है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फॉरवर्ड पाथ। आप देख भी सकते हो कि del k क्यों डिपेंडेंट ऑन फॉरवर्ड पाथ है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग हर जगह लिख रहे हैं नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। लेकिन del वाले केस में ऐसा कुछ नहीं था कि नॉन टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ एंड ऑल, ठीक है। सो आई होप कि ये जो फॉर्मूला ऑफ मेसन गेन है ये आपको समझ में आया और यहाँ पे जो भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं उसका क्या मतलब है वो आपको समझ में आया। अब चलो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ और लिमिटेशन ऑफ मेसन गेन टेक्निक। मीन्स अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि मेसन गेन टेक्निक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं या फिर कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो हम लोग को ध्यान देना है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो रहे हैं फिर तो हम मेसन गेन टेक्निक लगाकर डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस मीट नहीं हो रहे हैं तो फिर हम लोग को ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में जाना पड़ेगा। तो अब ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ मेसन गेन टेक्निक क्या है, या फिर लिमिटेशन ऑफ मेसन गेन टेक्निक, या फिर लिमिटेशन ऑफ एसएफजी क्या है। तो देखो एसएफजी या फिर मेसन गेन टेक्निक कैन नॉट बी अप्लाइड, it cannot be applied to represent control system if input node is not available, if input node is not available। सिग्नल फ्लो ग्राफ या फिर मेसन गेन टेक्निक हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं if input node is not available। बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल देख लो, देखो ये आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड x2 बाई x1। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखते ही आप मेसन गेन टेक्निक लगाने के लिए टेम्प्ट हो जाओगे, ठीक है। और जैसे ही आप मेसन गेन टेक्निक लगा के यहाँ पे अपना आंसर निकालोगे ना तो आप रॉन्ग रिजल्ट में एंड अप कर जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम लोग मेसन गेन टेक्निक या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो टेक्निक है वो हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है यहाँ पे बताओ हम लोग के पास इनपुट नोड अवेलेबल है क्या। तो देखो ये जो मेरा x1 है ये मेरा एक इनपुट नोड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इनपुट नोड ऐसे नोड होते हैं जहाँ से सिग्नल सिर्फ आउटगोइंग होता है, लेकिन यहाँ पे देखो सिग्नल इनकमिंग भी है। इसलिए यहाँ पे मेरा ये जो x1 है दिस इज़ नॉट एन इनपुट नोड।
और अगर मेरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में इनपुट नोड नहीं है तो फिर हम लोग मैसन गेन टेक्निक नहीं लगा सकते। तो आप बोलोगे कि सर अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सिंपल नोड के फंडामेंटल्स को यूज़ करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास कोई नोड है तो उसका वैल्यू कितना होता है, इट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनकमिंग सिग्नल टू इट। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे नोड x2 का बात करें तो नोड x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5x1। इट मीन्स कि मेरा जो x2/x1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है या फिर आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और आप मैसन गेन टेक्निक लगाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि मेरा इनपुट नोड अवेलेबल है कि नहीं। अगर इनपुट नोड अवेलेबल है तो आप सीधा मैसन गेन लगा के रिजल्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनपुट नोड अवेलेबल नहीं है तो आप मैसन गेन टेक्निक मत लगाना, नहीं तो आप गलत रिजल्ट को एंड अप कर लोगे। फिर आप अपना ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक लगाओ या फिर सिंपल जो मेरे नोड्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो आप यूज़ करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड गेन x5/x1। ठीक है, तो इट मीन्स बेसिकली आपसे वो ट्रांसफ़र फंक्शन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम लोग मैसन गेन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने इस नोड x1 पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखो हम लोगों को इनपुट नोड मिल रहा है। ये जो x1 है दिस इज़ एक्चुअली एन इनपुट नोड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे आउटगोइंग सिग्नल्स अवेलेबल हैं। तो अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ में मेरे इनपुट नोड अवेलेबल है तो हम लोग इजीली अपना मैसन गेन टेक्निक या मैसन गेन फार्मूला लगा सकते हैं। तो मेरा मैसन गेन फार्मूला क्या था? मैसन गेन फार्मूला से अगर हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है देन इट वाज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से n pk डेल के बाई डेल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग पीके देखते हैं। पीके क्या था? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे P1 क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ABCD, एक फॉरवर्ड पाथ है। अब हम लोग फोकस करते हैं नंबर ऑफ लूप्स में। तो देखो हम लोग के पास कितना लूप है, पहला लूप हो जाएगा दिस, तो ये हो जाएगा मेरा BE। दूसरा लूप हो जाएगा इसका एडजेसेंट वाला, ये हो जाएगा CF। तीसरा लूप हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा मेरा DG। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ निकाल लिए, लूप्स निकाल लिए। अब हम लोग फोकस करते हैं डेल पे। डेल क्या था? डेल था मेरा 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप। इट मीन्स ये हो जाएगा BE प्लस CF प्लस DG। फिर क्या था? प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। अब देखो L1, L2, L3 में मेरे नॉन टचिंग लूप्स कौन से हैं? ये L1 एंड L3, ये मेरे नॉन टचिंग लूप्स हैं। तो ये हो जाएगा मेरा BE DG। उसके बाद क्या है? माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। तो देखो यहाँ पे मेरे 3 नॉन टचिंग लूप तो है ही नहीं, तो डेल मेरा इतना आ गया। अब हम लोग को निकालना है डेल के। तो देखो डेल के डिपेंड्स अपॉन द फॉरवर्ड पाथ या फिर डेल के डिपेंड्स अपॉन पी के।
मेरे जितने फॉरवर्ड पाथ रहेंगे उतने मेरे डेल के रहेंगे। अगर एक फॉरवर्ड पाथ है तो हम लोग को 1 डेल के मिलेगा, दैट इज़ डेल 1 मिलेगा। अगर 2 फॉरवर्ड पाथ है तो हम लोगों को 2 डेल के मिलेगा, इट मीन्स कि डेल 1 एंड डेल 2 मिलेगा। तो हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि जो मेरा डेल है वो फॉरवर्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो मेरा डेल के है वो मेरा फॉरवर्ड पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेल के क्या था, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप नॉट टच इन kth फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ तो मेरे पास एक ही फॉरवर्ड पाथ है P1। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो, नहीं, मेरे जितने भी लूप्स है वो सारे P1 को टच कर रहे थे। तो डेल के मेरा आ जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ABCD, या फिर देखो मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आ जाएगा, मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा P1 डेल 1। तो देखो P1 और डेल 1 अगर करें, दिस इज इक्वल टू डेल 1। ठीक है, P1 डेल 1 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ABCD बाई डेल, मीन्स 1 माइनस BE प्लस CF प्लस DG प्लस BEDG। दिस इज माई आंसर। तो ये बहुत ईजी था, आई होप कि आपको समझ में आए। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो मैसन गेन लगाने से पहले ये देख लो कि मेरा जो इनपुट नोड है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट नोड अवेलेबल है। तो चलो अब हम लोग इसमें अपना मैसन गेन लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से n pk डेल के बाई डेल। तो सबसे पहले तो हम लोग pk निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास a के ये फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको कर दो P1 इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर। यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ भी है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ है समथिंग लाइक दिस, ये भी मेरे पास एक फॉरवर्ड पाथ है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई एस। अब हम लोग लूप्स पे फोकस करते हैं। तो देखो पहला लूप है मेरा ये वाला, तो ये आ जाएगा मेरा -2 बाई एस स्क्वायर। दूसरा लूप है मेरा दिस, तो ये हो जाएगा -4 बाई एस। तीसरा लूप क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा -4। और मेरा चौथा लूप -4, चौथा लूप यहाँ लिख लो। चौथा लूप क्या हो जाएगा, चौथा लूप हो जाएगा मेरा दिस वन, तो ये हो जाएगा मेरा -2 बाई एस। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ आ गए, लूप्स आ गए। अब हम लोग निकालते हैं डेल। डेल क्या है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप। तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप लिख दो, -2 बाई एस स्क्वायर -4 बाई एस -4 -2 बाई एस। फिर क्या आ जाएगा, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टच इन लूप। तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी नॉन टच इन लूप नहीं है, तो डेल तो इतना ही आ गया। अब हम लोग को फोकस करना है डेल के पे। तो डेल के डिपेंड करता है फॉरवर्ड पाथ में। अब यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ है, तो मेरा डेल के भी 2 होगा। पहला होगा डेल 1 और दूसरा होगा डेल 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा डेल 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप नॉट टच इन kth फॉरवर्ड पाथ, दैट इज 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप नॉट टच इन P1।
ठीक है, पहला हम लोग P1 को लेके चलते हैं। del 1 इज कोरिलेटेड टू P1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप नॉट टच इन P1। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो P1 को टच ना कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड में आते हैं del 2। del 2 क्या है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप नॉट टच इन P2, तो ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो P2 को टच ना कर रहा हो, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस 0। तो बस हम लोग के पास फॉरवर्ड पाथ्स आ गए, हम लोग के पास लूप्स आ गया, हम लोग के पास del आ गया और हम लोग के पास del k आ गया। इन सबको आप पुटअप कर दो, आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। यू विल गेट द आंसर एज दिस। आप फर्दर सॉल्व करके देख लेना, आपको ये आंसर मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया था और वहाँ से हम लोग मेसन गेन फॉर्मूला लगाकर अपना ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और आपको अब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने को कह रहा है, कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन C/R, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे मेसन गेन लगाना है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यार मेरा इनपुट नोड अवेलेबल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो मेरा R है, मेरा इनपुट नोड अवेलेबल है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग मेसन गेन लगा सकते हैं। अब मेसन गेन लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है इसको आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार जब आप उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दिए तो फिर आप उसमें मेसन गेन फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा एक याद रखना पड़ेगा जिससे आप कभी मिस्टेक ना करो। ये शॉर्ट ट्रिक आपको कब याद करना है, जब आपको ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट करना है अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ में। अब ये शॉर्ट टेक्निक क्या है या शॉर्ट ट्रिक क्या है जो आपको याद रखना है, ये चलो अभी हम लोग देखते हैं। चलो अब हम लोग अपने शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर देखते हैं जो हम लोग को ध्यान रखना है जब भी हम लोग ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल फ्लो ग्राफ में चल रहे हैं। मान लो आपके पास इस तरह से एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप इनपुट टू आउटपुट मूव कर रहे हो तो यहाँ पे देखो पहले आपको एक टेक ऑफ पॉइंट मिल रहा है और उसके एडजेसेंट में आपको एक सम इन पॉइंट मिल रहा है। तो जब भी आप इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव करो इन ए ब्लॉक डायग्राम और आपको पहले टेक ऑफ पॉइंट मिले और उसके एडजेसेंट एक सम इन पॉइंट मिले, तो जब भी आप अपने ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो आप टेक ऑफ पॉइंट के लिए एक अलग से नोड लेना और सम इन पॉइंट के लिए एक अलग से नोड लेना। अब दूसरे में देखो यहाँ भी हम लोग के पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, हम लोग इनपुट टू आउटपुट मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग जब भी इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं तो पहले मेरा सम इन पॉइंट आ रहा है और उसके एडजेसेंट में मेरा टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है। तो इस केस में क्या है कि जब भी आप अपने इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करोगे और जहाँ पे आपका सम इन पॉइंट पहले आए और टेक ऑफ पॉइंट बाद में आए तो उस केस में आप सिंगल नोड लेना और सिंगल नोड से ही आप सम इन पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को डिनोट करना। इस मोटा आपको क्या याद रखना है कि अगर टेक ऑफ पॉइंट पहले आया, सम इन पॉइंट बाद में आया तो दोनों के लिए आपको दो नोड लेना है। लेकिन अगर सम इन पॉइंट पहले आ गया और टेक ऑफ पॉइंट बाद में आया तो दोनों के लिए आप सिंगल नोड ले सकते हो। इसी चीज़ को यहाँ पे देखो हम लोग लिटरेचर में भी लिखे हैं, वाइल कन्वर्टिंग ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक सेपरेट नोड फॉर टेक ऑफ पॉइंट एंड सम इन पॉइंट if sum in point is lying just after take off point in block diagram। दूसरा नोड क्या है, while converting block diagram to signal flow graph take single node to represent both take off point and sum in point if take off point is lying just after sum in point। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखना है जिससे आप कभी सिली मिस्टेक नहीं करोगे while converting your block diagram to signal flow graph। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में चलते हैं।
तो चलो अब अगर हम लोग अपने इस ब्लॉक डायग्राम को अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहे तो देखो हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, आप खुद से भी ये कन्वर्जन कर सकते हो फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल फ्लो ग्राफ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है टू सेव टाइम। हम लोग को SFG कुछ इस तरह से मिलेगा। एक बार SFG मिल गया तो अब आपको बस इसमें मेसन गेन फॉर्मूला लगाना है। तो देखो मेसन गेन फॉर्मूला अगर लगाए तो देखो हम लोग को दो फॉरवर्ड पाथ मिलेगा, P1 एंड P2। ये आप देख लो, आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग को 5 लूप्स मिलेगा, L1, L2, L3, L4, L5। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेल निकाला। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डेल 1 एंड डेल 2 निकाला क्योंकि दो फॉरवर्ड पाथ थे। और उसके बाद हम लोग अपना ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद बस ये था टू टेल यू दैट हाउ व्हाट टू रिमेंबर, आपको क्या रिमेंबर करना है, व्हाट शॉर्ट ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।